स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम साइंस का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाओं के अपन प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें अपन पढ़ेंगे मंद और तीव्र अभिक्रिया। जिन विद्यार्थियों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें और लाइक बटन को जरूर दबाएँ। चलते हैं अपने वीडियो में। मंद और तीव्र अभिक्रिया। तो मंद का मतलब होता है धीमी गति से या बहुत ही कम गति से होने वाली, और तीव्र का मतलब होता है तेज गति से होने वाली अभिक्रियाएं। तो धीमी गति से या तेज गति से होने वाली अभिक्रियाएं जिसको अपन स्लो एंड फास्ट रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए पहले है मंद अभिक्रिया। तो ऐसे अभिक्रियाएं जो बहुत मंद या धीमी गति से संपन्न होती है या धीमी गति से चलती है उन्हें हम मंद अभिक्रिया कहते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर वो बहुत धीमी गति से चलेगी तो उनमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएगी? मंद अभिक्रिया। था अर्थ जो बहुत धीमी गति से या मंद गति से चलती है उन्हें मंद अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को संपन्न होने में कई घंटे लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं या कई साल भी लग जाते हैं। अब जैसे एग्ज़ाम में कई बार उदाहरण पूछेगा आपकी मंद अभिक्रिया क्या होती है, एक उदाहरण दीजिए। तो आपको एक तो परिभाषा लिख देनी है कि मंद अभिक्रिया जो बहुत धीमी गति से चलती है उसको मंद अभिक्रिया कहते हैं। एक उदाहरण लिख सकते हो, जैसे आप लिख दिया लोहे में जंग लगना। तो अगर आपको समीकरण याद नहीं है तो आप सीधा ही लिख सकते हो लोहे में जंग लगना, इसका एक उदाहरण है। अब लोहे में जंग कैसे लगती है? लोहे में जंग तब लगती है जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आता है। तो जब खुला लोहा होता है वो वहाँ पर ऑक्सीजन भी है और पानी भी है, तो उसमें जंग लग जाती है। इस जंग का सूत्र होता है Fe2O3 3H2O, ये जंग बन जाती है। तो जंग लगने में काफ़ी समय लगता है, ये बहुत धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया है, इसलिए ये मंद गति की एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो लोहे में जंग लगना एक मंद अभिक्रिया का उदाहरण है, ऐसा आप याद करेंगे उदाहरण। एक अभिक्रिया होती है जैसे ये CH3COOH और C2H5OH, इसको तो अपन कहते हैं एसीटिक अम्ल, और इसको बोलते हैं हम एथेनॉल। तो जब एसिटिक अम्ल में एथेनॉल मिलाया जाता है तो एसीटेट बनता है, एथिल एसीटेट बनता है। तो ये भी बहुत धीमी गति से चलने वाली अभिक्रिया है। एथिल एसीटेट का निर्माण है बहुत ही धीमी गति से होता है। एक है KClO3। आप सीधा ही अणुसूत्र याद किए जो आप समीकरण को संतुलित करते हैं, इसको बाद में भी आप समीकरण को लिखकर संतुलित कर सकते हैं। जैसे KClO3 है, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब हम गर्म करते हैं, ये त्रिभुज का निशान होता है गर्म करने का, तो जैसे हम इसको गर्म करते हैं ये पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl और ऑक्सीजन के अंदर बदल जाता है। तो इस तरह से इसका विघटन हुआ, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। ये जो तीनों अभिक्रियाएँ होती है मंद गति से संपन्न होने वाली अभिक्रियाओं के उदाहरण है। पोटेशियम क्लोरेट का ताप के द्वारा विघटन। अब ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न आ जाता है कि जैसे एक तरफ आपको पोटेशियम क्लोराइड दे दिया, इधर तीर का निशान लगा के ऊपर गर्म करने का निशान लगा दिया, यहाँ पर लिख दिया X और Y। तो X और Y में आपको याद रखना है, X में तो KCl बनता है और Y में O2 बनता है। तो इस तरह का कोई यहाँ से प्रश्न भी बनाकर आ सकता है। दूसरे देखिए अपन देखते हैं तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया जैसे नाम से स्पष्ट है, तीव्र अभिक्रिया का मतलब तेज गति से संपन्न होने वाली, तेजी से। तो ऐसी अभिक्रियाएं जो बहुत तेजी से संपन्न होती है उनको तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। अब तेजी से संपन्न होगा तो इनमें समय भी बहुत कम लगेगा, यानी सेकंडों का भी समय नहीं लेती है। ऐसी अभिक्रियाएं बहुत तेजी से संपन्न हो जाती है। अब इसका उदाहरण देखिए, इसके अपन उदाहरण लें तो इसके उदाहरण ये हो जाते हैं। एक तो उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या क्या होता है? जब अम्ल और क्षार को हम मिलाते हैं तो लवण बनते हैं और जल बनता है। तो ये बहुत तेज़ी से होने वाली अभिक्रिया है। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को मिला लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को मिला लिया और सोडियम क्लोराइड बन गया, लवण बन गया और जल बन गया। तो इस अभिक्रिया में समय लगता है 10⁻⁻10 सेकंड का समय, मतलब बहुत ही कम समय लग रहा है। 10⁻⁻10 सेकंड का समय लग रहा है। तो इतने कम समय में ये बहुत ही तेज़ गति से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो आपको याद रखना है उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत तेज़ गति से संपन्न होती है, ये तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से जो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इसका नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। इसकी अभिक्रिया जब हम अम्ल से करवाते हैं तो एक AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड बनता है और नाइट्रिक अम्ल बनता है। ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसका श्वेत अवक्षेप बन जाता है, यानी ये पेंदे में बैठ जाता है।
तो यहाँ से भी एक प्रश्न आ सकता है देखो कि AgNO3 या HC एक अम्ल की विक्रिया एक X यौगिक की विक्रिया HCl अम्ल से करवाई जाती है तो श्वेत अवक्षय प्राप्त होता है। X यौगिक की विक्रिया HCl से करवाई जाती है तो एक श्वेत अवक्षय प्राप्त होता है। तो उस X का और श्वेत अवक्षय का सूत्र या नाम लिखिए। तो इस तरह से यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है। तो आपको ये भी उदाहरण याद रख लेना है। और तीसरा तेजी से होने वाली विक्रिया का उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पादप है वो सूर्य के प्रकाश से क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो ये प्रक्रिया भी बहुत तेज़ी से संपन्न होती है। ये भी तीव्र विक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें आप याद रखिएगा उदासीनीकरण विक्रिया और प्रकाश संश्लेषण और सिल्वर क्लोराइड का श्वेत अवक्षय बनने वाली विक्रिया ये तेज़ गति से संपन्न होने वाली विक्रियाएँ हैं। अब यहाँ पर देखो इन दोनों से प्रश्न क्या आता है परीक्षा में। यहाँ से एक प्रश्न आता है कि मंद और तीव्र विक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखने का मतलब ये है कि आपको इसकी परिभाषा लिखनी है और कम से कम एक एक उदाहरण तो आपको याद ही रखना है। या ऐसा प्रश्न आता है कि मंद विक्रिया और तीव्र विक्रिया में अंतर समझाइए। तो आपको कम से कम 2 या 3 अंतर लिखने होते हैं। एक तो इसकी परिभाषा का अंतर हो जाएगा और इसका एक आप उदाहरण भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है अर्धायुकाल क्या होता है और इसका उदाहरण लिखिए। अर्धायुकाल देखो, अर्ध का मतलब आदि, आयु का मतलब एज, यानी कोई अभिकारक है। मान लीजिए कोई अभिकारक है, जैसे मान लीजिए 100 ग्राम कोई अभिकारक है, इसकी मतलब 50 ग्राम इसका उत्पाद बन गया तो वो उसकी आधी मात्रा खपत हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि अर्धायुकाल क्या होता है, इसका उदाहरण लिखिए। तो जैसे एक अभिकारक है, अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में जो समय लगता है, कोई भी विकारक होता है उसकी आधी मात्रा अर्थात अर्ध आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में जो समय लगा उसे अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कहते हैं। अर्थात अभिकारक की आधी मात्रा जब उत्पाद में बदल जाती है तब उसमें जो समय लगता है उसको अर्धायुकाल कहते हैं। इसका उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण का अर्धायुकाल, यानी T1/2, मतलब ये अर्धायुकाल है। इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण का जो अर्धायुकाल है वो 10⁻⁻12 सेकंड होता है। ये यहाँ से एक प्रश्न बनता है, आपके ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण का अर्धायुकाल कितना होता है। तो आपका इसका उत्तर क्या लिखना है, 10⁻12 सेकंड। अर्थात प्रकाश संश्लेषण में जो विकारक होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उसकी आधी मात्रा 10⁻12 सेकंड में उत्पाद में बदल जाती है। तो ये इसका उदाहरण था अर्धायुकाल की परिभाषा और इसका उदाहरण, तो इसको याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट विक्रिया के अंदर। नेक्स्ट विक्रिया है हमारी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय विक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, तो ये देखिए। उत्क्रमणीय का मतलब होता है दोनों दिशाओं में, जैसे ऐसे भी चले और ऐसे भी चले, उल्टी भी चल जाए। और अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है, अनु का मतलब नहीं, उत्क्रमणीय नहीं है, अर्थात है कि एक ही दिशा में चलेगी। तो जैसे मान लीजिए एक ए और बी ने अभिक्रिया की, इन्होंने बना लिया ए बी बना लिया। तो जब ए और बी केवल ए बी बनाते हैं तब तो ये अनुत्क्रमणीय है, लेकिन ए बी वापस अगर ए और बी को अलग अलग बना ले तो हो जाती है उत्क्रमणीय। तो ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए अनुत्क्रमणीय ऐसे विक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती है, मतलब एक ही दिशा में चलेगी, इसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाएंगे। बस ये इंपॉर्टेंट है कि एक ही दिशा में चलेगी और जो अभिकारक होते हैं वो क्रिया करके उत्पाद बना लेंगे, लेकिन उत्पाद वापस क्या नहीं बनाएंगे, अभिकारक नहीं बनाएंगे। तो ऐसी विक्रिया को हम केवल एक सीधे तीर के निशान से लिखते हैं। जैसे मान लीजिए A+B ने क्रिया की और AB बना लिया, तो हम इस तरह से लिखेंगे इसको, अनुत्क्रमणीय विक्रिया को, एक तीर के निशान से। तो इसमें ये केवल एक ही दिशा में चल रही है, इसमें विकारक क्रिया करके केवल उत्पाद बना रहे हैं, लेकिन उत्पाद वापस विकारक नहीं बनाते हैं। तो ऐसी विक्रिया क्या कहलाएगी, अनुत्क्रमणीय कहलाएगी। जैसे इसका उदाहरण है कार्बन को जब ऑक्सीजन में चलाते हैं या कार्बन की ऑक्सीजन से विक्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो ये एक अनुत्क्रमणीय है। मेथेन है CH4, इसको जब अपन गैस को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है,
तो ये भी एक तरह की अनुत्क्रमणीय विक्रिया है। दूसरे देखो उत्क्रमणीय विक्रिया, यानी दोनों दिशाओं में। उत्क्रमणीय का मतलब क्या है? दोनों दिशाओं में। तो ऐसे विक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है या चलती है, ये भी लिख सकते हो आप। दोनों दिशाओं में चलती है या संपन्न होती है तो उन्हें क्या कहेंगे? उत्क्रमणीय विक्रिया। अर्थात इसमें हुआ क्या कि जैसे अभिकारक है वो उत्पाद में बदल जाएगा और उत्पाद वापस अभिकारक में बदल जाएगा, यानी अभिकारक उत्पाद में बदलेगा और उत्पाद अभिकारक में बदलेगा। तो ऐसी विक्रिया को हम दोनों तरफ चिन्ह लगा के, देखो ऐसा चिन्ह लगाएंगे हम, जो ये चिन्ह लगा रहा है दोनों तरफ तीर के निशान, इस तरह का चिन्ह लगाकर हम लिखेंगे। तो प्रश्न आ सकता है कि ये चिन्ह देखकर आपको पूछ सकता है कि ये किस प्रकार के विक्रिया का चिन्ह है। तो ये उत्क्रमणीय विक्रिया का चिन्ह होता है दोनों दिशाओं में। अब देखिए यहाँ पर अभिकारक उत्पाद में बदल रहे हैं, तो ये तो होती है आगे जाने वाली विक्रिया, अग्र विक्रिया। अब अगर वापस उत्पाद अभिकारक में पीछे की तरफ आ रहा है तो इसे अपन बोलेंगे प्रतीप या उल्टा हो रहा है। तो ये जो उत्क्रमणीय विक्रिया होती है, फिर इसमें दो विक्रियाएं शामिल होती है। तो ऐसी विक्रिया में दो विक्रियाएं संपन्न होती है। अब वो कौन कौन सी विक्रियाएं हैं? देखो वो कौन कौन सी हैं कि अभिकारक है जो उत्पाद बदल रहे हैं, तो ये अभिकारक हम हमेशा उत्पाद में जब बदलते हैं तो उसे हम अग्र अभिक्रिया कहते हैं। तो एक तो अग्र अभिक्रिया हो गई। अब जो ये उत्पाद है ये वापस अभिक्रिया में बदल रहा है, अभिकारक में बदल रहा है, यानी अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है और उत्पाद वापस अभिकारक में बदल रहा है। तो अभिकारक के उत्पाद में बदलने को तो कहेंगे अग्र अभिक्रिया, और अगर वापस उत्पाद अभिकारक में पीछे जाकर बदल रहा है तो उसको अपन बोलेंगे प्रतीप विक्रिया, यानी उल्टी हो रही है विक्रिया। अब इसका उदाहरण देखते हैं। देखो अमोनिया गैस का निर्माण, जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्रिया करती है तो अमोनिया गैस बनती है और ये वापस अमोनिया है वो गैस वापस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है। तो ये एक उत्क्रमणीय विक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का वहन करना मतलब परिवहन करना। तो होता क्या है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर की कोशिकाओं तक लेके जाता है और वहाँ पर ऑक्सीजन को छोड़ देता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के लाता है और हमारे फेफड़ों में खिलाकर छोड़ देता है। तो इस तरह से दोनों तरह की विक्रिया होती है इसके अंदर, एक बार अग्र विक्रिया और एक बार प्रतीप विक्रिया। तो हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना भी एक उत्क्रमणीय विक्रिया का उदाहरण मानते हैं। तो एक यहाँ से एक प्रश्न आता है, देखो कि एक जैव रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए, ऐसा प्रश्न आ गया। एक जैव रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण लिखिए। तो ये ऊपर वाली जैव रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका ये उत्तर हो जाएगा ऊपर वाला कि हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना एक जैव रासायनिक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। और एक इस तरह से प्रश्न आ सकता है, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उदाहरण सहित अंतर लिखिए। तो आपको एक तो उसकी परिभाषा का अंतर देना है कि एक तो एक ही दिशा में होती है, दूसरी दोनों दिशा में होती है। एक में विकारक उत्पाद में बदलते हैं अनुत्क्रमणीय में, और उत्क्रमणीय में अभिकारक उत्पाद में बदलते हैं और उत्पाद वापस अभिकारक में बदलते हैं। अनुत्क्रमणीय को केवल सीधे चिन्ह से दिखाते हैं, जबकि हम अनुत्क्रमणीय को दोनों दिशाओं में तीर के निशान से दिखाते हैं। अनुत्क्रमणीय में केवल अग्र अभिक्रिया होती है, जबकि अनुत्क्रमणीय में अग्र और प्रतीप अभिक्रिया दोनों होती है। और आप दोनों का एक एक उदाहरण दे सकते हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बनना और हीमोग्लोबिन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करना। इस तरह से आप दोनों उदाहरण दे सकते हो। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु था। अब एक और महत्वपूर्ण अभिक्रिया ले लेते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या है? देखो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन को कहते हैं रिडक्शन, रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जैसे नाम से स्पष्ट है, ऑक्सीजन का जुड़ना, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ती है। तो इसमें हालांकि ये ऑक्सीजन के अलावा भी इसके कई रूप होते हैं, तो अपन सारे रूप एक ही जगह पढ़ लेते हैं। देखो तो ऑक्सीकरण ले लेते हैं पहले। ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीकरण ऐसी विक्रिया होती है जिसमें, ऑक्सीकरण कौन कौन सी विक्रिया होती है? देखो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। तो ऐसी विक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे भी क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण। जैसे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन की विक्रिया हुई तो MgO, मैग्नीशियम के फित्ते को जब वो ऑक्सीजन में जलाते हैं तो इसका श्वेत चूर्ण में MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। सल्फर की विक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं
तो सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। जब सल्फर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन गई। ये देखो इसमें सब में, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसमें भी ऑक्सीजन जुड़ रही है सल्फर के साथ, इसमें मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। तो जो ऑक्सीजन जुड़ रही है इसका मतलब इनका क्या हो रहा है, सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है और यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरी इसकी परिभाषा ये होती है, ऑक्सीकरण वह विक्रिया जिसमें हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन बाहर जाती है। जैसे ये है एक एल्कोहल है, एथेनॉल है, इसमें एक तो इसका एल्डिहाइड बन गया और ये H2 बन गई। तो ये ऑक्सीजन, ये जो हाइड्रोजन गैस ये बाहर निकल रही है, तो जिसमें हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है या हाइड्रोजन निकलती है वो भी ऑक्सीकरण होता है। तीसरी देखो, धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है। निष्कासन का मतलब हो गया बाहर निकलना, त्यागना। निष्कासन का मतलब क्या हो गया, बाहर निकलना। तो निष्कासन हो रहा है धन विद्युतीय तत्व का मतलब है एक धनात्मक कोई तत्व बाहर निकल रहा है। तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं अपन, के पोटेशियम आयोडाइड की विक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं तो KCl बनता है और आयोडीन बनती है। अभी इस Ki का देखो I में बदल रहा है ये, तो इसका मतलब ये के पर हमेशा के धनायन होता है ये। तो इस Ki में से के हट गया, तो यहाँ पर है कि Ki का I2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि I के साथ पहले के था तो धन विद्युतीय तत्व इससे बाहर निकल गया, तो Ki का ऑक्सीकरण हो रहा है I2 में। इसी तरह से जैसे H2S की विक्रिया, हाइड्रोजन सल्फाइड की विक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं तो HCl बनता है और सल्फर बनता है। तो यहाँ पर H2S से, H2S का S में ऑक्सीकरण हो रहा है, मतलब यहाँ से जो धनायन होता है हाइड्रोजन पर वो तत्व यहाँ से निकल रहा है, तो हम ये कह देंगे कि H2S का S में सल्फर में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो आपको ये ध्यान यही रखना है, अगर किसी यौगिक में से धन विद्युतीय तत्व निकल रहा है तो उसका उसमें ऑक्सीकरण होगा, उसमें उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चौथी इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि ऋण विद्युतीय तत्व का अगर योग होता है तो उसे भी ऑक्सीकरण कहते हैं। या तो धन विद्युत तत्व का निष्कासन हो या ऋण विद्युतीय तत्व का योग हो। जैसे मैग्नीशियम के साथ क्लोरीन है, तो क्लोरीन पर अपन जानते हैं क्लोराइड में माइनस होता है, ये ऋण विद्युतीय तत्व है। तो इस मैग्नीशियम के साथ एक क्लोरीन जुड़ेगी तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना। इसका मतलब है मैग्नीशियम का मैग्नीशियम क्लोराइड में ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्लोराइड ऋण विद्युतीय तत्व है, ये इसके साथ जुड़ रहा है। तो ऊपर परिभाषा यही है कि ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये चौथी परिभाषा हो गई इसकी। और पांचवी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि ऑक्सीकरण ऐसी अभिक्रियाएं होती है जिनसे इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है या निष्कासन होता है या बाहर निकाला जाता है। तो अगर किसी तत्व से या परमाणु से कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो वह ऑक्सीकरण कर रहा है, उसमें ऑक्सीकरण हो रहा है। जैसे सोडियम है, ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालता है तो Na+ सोडियम धनायन में कन्वर्ट हो गया। पोटेशियम है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल कर पोटेशियम धनायन में बदल गया। ये जो Fe2+ है इसको हम कहते हैं फेरस। क्या कहेंगे? फेरस। फेरस जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो Fe3+ यानी ये बदल जाएगा फेरिक के अंदर, फेरिक के अंदर बदल गया। तो Fe2+ में एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया तो धनायन और बढ़ गया, तो यहाँ पर 3+ हो गया। तो फेरस का फेरिक में बदलना भी ऑक्सीकरण है। इसी तरह से जैसे क्लोराइड है, ये 2 क्लोराइड है, तो यहाँ पर जब ये माइनस का मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए हैं पहले से, तो वो इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो ये उदासीन परमाणु के अंदर बदल गया। देखो ये Cl2 बदल गया और दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो इन सभी विक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना या इलेक्ट्रॉन का त्यागना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये सारी परिभाषाएं ऑक्सीकरण की है। देखो तो हमने क्या क्या पढ़ी, कि जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है या ऑक्सीजन जुड़ती है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। अब ऑक्सीजन जुड़ेगी लेकिन हाइड्रोजन बाहर निकलनी चाहिए, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो जुड़ती है लेकिन हाइड्रोजन बाहर निकलती है। धन विद्युतीय तत्व बाहर निकलता है लेकिन ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन के आधार पर है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं अपन अपचयन विक्रिया। अपचयन, ये है अपनी अपचयन विक्रिया। अपचयन विक्रिया में क्या होता है, ये बिल्कुल जो अपचयन विक्रिया होती है जिसको रिडक्शन भी कहते हैं, ये बिल्कुल ऑक्सीकरण के ठीक विपरीत होती है। तो आप एक ऑक्सीकरण को याद रखिए और उसके उदाहरण को याद कर लीजिए, और बिल्कुल उसका उल्टा होता है अपचयन।
तो ऑक्सीकरण के जो हमने 5 पॉइंट पढ़े उसका बिल्कुल जब वो आप उल्टा कर दोगे तो वो अपचयन अभिक्रिया हो जाती है। जैसे वहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही थी तो अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। वहाँ पर हाइड्रोजन बाहर निकल रही थी तो यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ती है। वहाँ पर धन विद्युतीय तत्व बाहर निकलता है तो यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व का योग होता है। वहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा था तो यहाँ पर ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, बाहर निकलता है। और उसमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे थे लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीकरण के ठीक विपरीत है। तो देखिए इसको अपन पढ़ लेते हैं फटाफट। अपचयन ऐसी विक्रियाएं होती है जिनमें ऑक्सीजन निकलती है। जैसे उसके उदाहरणों को अपन उल्टा कर देंगे। जैसे MgO है, जब ये टूटता है तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन बन रही, तो ये ऑक्सीजन बाहर निकलना है, इसका मतलब है ये अपचयन अभिक्रिया है। MgO का Mg में ऑक्सीकरण हो रहा है, सॉरी अपचयन हो रहा है। इसका किसे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ऑक्सीजन का बाहर निकलना अपचयन हो गया। इसी तरह से जैसे पोटेशियम क्लोरेट है, इसका क्या नाम है, पोटेशियम क्लोरेट। इसको जब हम गर्म करते हैं तो एक तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है और ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। देखिए ऐसा एक ये पदार्थ है जिससे ऑक्सीजन बन रही है। पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर KCl और ऑक्सीजन बन रही है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अणु है, इसको आप याद रखिएगा। इस पर प्रश्न बन सकता है। जैसे यहाँ पर दे दे कि एक X पदार्थ को गर्म करने पर एक KCl और O2 बनती है। तो इस पदार्थ का नाम पूछा जा सकता है आपको। X गर्म फिर ये दोनों आपको दे दे तो इसका नाम याद रखना KClO3 या पोटेशियम क्लोरेट। अगर देखो हाइड्रोजन जुड़ती हो या उस हाइड्रोजन का योग होता है तो उसको भी अपचयन कहते हैं। जैसे एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें जब 2 हाइड्रोजन जुड़ेगी निकल उत्प्रेरक इसमें क्या आएगा तो एथेन बन जाएगा। देखो CH2 से CH3 हो गए। तो यहाँ पर दोनों जगह एक ही हाइड्रोजन जाके जुड़ गई तो एथीन से एथेन का निर्माण होना, ये भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसी तरह से देखो H2Cl2, तो H2Cl2 का मतलब हो गया यहाँ पर Cl2 में H2 जुड़ रही है तो Cl2 का HCl में अपचयन हो रहा है, ये हो गया। देखो इस तरह से। तीसरी इसकी परिभाषा हो सकती है धन विद्युतीय तत्व का योग होता है। वहाँ पर धन विद्युतीय तत्व निष्कासित हो रहा था तो यहाँ पर धन विद्युतीय तत्व का योग हो रहा है। जैसे क्लोराइड में मैग्नीशियम जुड़ रहा है तो क्लोराइड में मैग्नीशियम जुड़ा तो MgCl2 बन गया। या हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं MgCl2 MgCl2। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि क्लोरीन का MgCl2 में अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन मैग्नीशियम से क्रिया करके MgCl2 बना रहा है, अर्थात क्लोरीन का MgCl2 में अपचयन हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक +2 यानी धन विद्युतीय तत्व है। धन विद्युतीय तत्व का यहाँ पर जोड़ हो रहा है, योग हो रहा है, इसलिए ये अपचयन हो गया। और चौथा है कि ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होना चाहिए। निष्कासन मतलब बाहर निकलना। तो जैसे फेरिक क्लोराइड है, इसके विक्रिया अपन हाइड्रोजन से करवाते हैं तो ये बन गया फेरस क्लोराइड और HCl बन गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 क्लोराइड है, यहाँ पर 2 ही क्लोराइड है, 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 3 है। तो एक इसने बाहर निकाल दिया, यानी ऋण क्लोरीन पर क्या होता है, ऋण विद्युतीय तत्व है, तो इसने यहाँ से एक क्लोरीन को बाहर निकाला है। तो FeCl3 का FeCl2 में अपचयन हो रहा है क्योंकि ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन हो रहा है, ये हो रहा है। देखो और नेक्स्ट जैसे एक है हाइड्रोजन है वो HCl के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का वैसे देखा जाए तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऋण विद्युतीय तत्व यहाँ पर ऐड हो रहा है। और 5 परिभाषा देखो, अपचयन ऐसी विक्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, जबकि ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन बाहर फेंके जाते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। जैसे क्लोरीन है एक उदासीन, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो ये Cl- के अंदर यानी क्लोराइड के अंदर बदल गया। जैसे MnO2 है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके MnO4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके MnO4 2- में कन्वर्ट हो गया, यानी एक था एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया तो 2- हो गया। जैसे मैग्नीशियम धनाइन है, ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर मैग्नीशियम उदासीन के अंदर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर कमी है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Mg उदासीन में बदल जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा।
इसी तरह से सोडियम प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Na के अंदर सोडियम उदासीन में बदल जाएगा। पोटेशियम प्लस इलेक्ट्रॉन को लेकर पोटेशियम उदासीन में बदल जाएगा। तो ये सब उदाहरण किसके हैं? अपचयन के हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। अब देखिए कुछ अभिक्रियाएं होती है, मतलब ऑक्सीकरण तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जबकि अपचयन में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया जिसका प्रश्न कई बार आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपोपचयी अभिक्रिया क्या होती है? अपोपचय का मतलब हो गया अपचयन और उपचय का मतलब हो गया ऑक्सीकरण। उपचय को ऑक्सीकरण भी कहते हैं। तो अपचयन और उपचय ये यानी ऑक्सीकरण और अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों। रेडॉक्स, इसको अंग्रेजी में कह रहे हैं रेडॉक्स। तो रेडॉक्स देखो कैसे बना है, रिडक्शन मतलब अपचयन और ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण। तो अपचयन से तो ले लिया ReD और ऑक्सीडेशन से ले लिया OX, तो यहाँ पर बन गया रेडॉक्स। तो मतलब क्या है? ऑक्सीकरण भी हो और अपचयन भी हो। तो हम क्या कह देंगे? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन साथ साथ चलता है। ऑक्सीकरण हो रहा है और अपचयन साथ साथ हो रहा है, तो उन्हें हम रेडॉक्स या अपोपचयी अभिक्रियाएं कह देंगे। ऐसी अभिक्रिया में एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। तभी ये साथ साथ होगा कि एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो रहा है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जिंक कॉपर सल्फेट में नीले रंग के विलयन में जिंक के, हमने पहले भी पढ़ा था, जिंक के टुकड़े डाल दें तो इसका नीला रंग गायब हो जाता है, विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। ये जिंक अधिक्रियाशील है, ये कॉपर को यहाँ से हटा देगा तो खुद आके जुड़ गया, जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर को इसने हटा दिया। तो यहाँ पर देखो जिंक सल्फेट में तो हो रहा है ऑक्सीकरण, जिंक सल्फेट में ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, ये जो जिंक होता है ये Z0 के अंदर, इसकी कोई ऑक्सीकरण नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस अवस्था में है ये Zn2+, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो जिंक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण है। इसी तरह से कॉपर सल्फेट बदल रहा है कॉपर में, तो यहाँ पर कॉपर इस जगह पे कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ के रूप में होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में बदल रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका क्या होता है? अपचयन होता है। तो एक का ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो रहा है, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो वो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो ये आप सीधा एक उदाहरण याद रख लेना, कॉपर सल्फेट के नीले रंग में जिंक के टुकड़े डालते हैं तो जो विस्थापन अभिक्रिया होती है वो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसी तरह से एक उदाहरण और है महत्वपूर्ण, कि जब आपका जो ये फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करवाते हैं तो आयरन प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। तो यहाँ इस अवस्था में इस फेरस के आयन है 3+ और यहाँ पर है 0। तो 3+0 कैसे आएगा? जब ये 3+ 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो F उदासीन में बदल जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का उसको तुम क्या कहेंगे? अपचयन। और यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बदल रही है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, तो यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा हो रहा है, ये इसकी जो मतलब इलेक्ट्रॉन ये त्यागने की क्षमता रखता है, तो इसका हो गया यहाँ पर ऑक्सीकरण। तो दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो दोनों साथ साथ की अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स या उपोपचय अभिक्रिया कहलाती है। अब पढ़ लेते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको हम कह रहे हैं ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं? देखो ये ऑक्सीकारक है, ये है अपचायक। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, मतलब ऑक्सीकरण में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। तो जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह पदार्थ खुद अपचायक कहलाता है, ये याद रखना आपको। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है वह अपचायक कहलाता है। अर्थात अपचायक कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। तो इलेक्ट्रॉन देगा मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, उसका तो क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन वो खुद क्या कहलाएगा? वो अपचायक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए ये है सोडियम है, इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो ये यहाँ पर खुद क्या कहलाएगा? अपचायक कहलाएगा। जो जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो खुद अपचायक कहलाएगा, ये क्या हो गया? अपचायक हो गया। और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाता है। वो क्या कहलाएगा?
ऑक्सीकारक, यानी ऑक्सीकारक कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला विकारक होता है। जैसे ये है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये क्लोराइड में बदल गया। तो ये जो यौगिक है जिसका अपचयन हो रहा है, अपचयन का मतलब जिसका जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो ये खुद स्वयं ये ऑक्सीकारक होता है। तो ऑक्सीकारक होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला यौगिक होता है। तो इसका वैसे अपचयन हो रहा है, लेकिन ये खुद है ऑक्सीकारक। जिसका ऑक्सीकरण होता है वो खुद क्या होता है? अपचायक। तो ऐसे आपको इसमें याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक, जो कि अपने इस पार्ट का लास्ट टॉपिक रहेगा। तो आप इसको लिखिए, याद करिए, और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, तो इनको देखिएगा।